Hello students, welcome to my channel Digital Students. So in this video I am going to explain you chapter number 3 Planning of OC. ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले जिन बच्चों ने ये चैनल पे पहली बार विजिट की है आपको मैं बता दूँ कि चैप्टर फर्स्ट से भी मैंने सारे वीडियोस डाल दी हैं। आप भले ये चैप्टर देखने के बाद वो देखना, मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं और वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर में ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ 5 मार्क्स में ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर मोस्टली हेड पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और मैं जो एक्सप्लेन कराने वाली हूँ आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एक बार चैप्टर फुल पढ़ लेना है बुक में से। ठीक है, तो आपको हेड पॉइंट जिस दिन मैं करा उस दिन नोटबुक में लिख देना, लिखने से आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग की मीनिंग ये है जो गोल अचीव करना है वो कौन अचीव करेगा, कब अचीव करना है, कहाँ पे अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ये सब वाई, होम, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज़ द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्न करना, प्रॉफिट। ठीक है, तो आगे कर रहे हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज़ टू कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड वेल इन एडवांस एंड कंसीडर मैटर्स। देखो, बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं उनको अपना गोल अचीव करने के लिए उनको पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है इन एडवांस में ही, क्योंकि और मैटर सारे कंसीडर करने पड़ते हैं क्योंकि बाद में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो अब सपोज जो हमारा गोल है भले फ्यूचर के लिए है बट हम अपनी प्लानिंग प्रेजेंट में ही करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट प्लानिंग इज फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। मैंने अभी जो बात बोली ना, भले फ्यूचर में करना है पर प्रेजेंट में ही सोचा जाता है, नक्की किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब वी नो दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। हम जानते हैं प्लानिंग जो है एवरी फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके स्कूल में पिकनिक है, आपको बोला जाता है कि 2 दिन बाद पिकनिक है, जो भी चलना चाहता हो वो अपने पेरेंट्स से पूछिए और अपना सामान जो है रेडी करो, वो पिकनिक 3 दिन की रहेगी। ठीक है, अब आपको अगर 3 दिन के लिए जाना है, जो बच्चे रेडी हैं वो 3 दिन पहले से अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटरमाइन करेंगे हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या ये सब क्या है? प्लानिंग। ठीक है, इसलिए बोला गया है ये एवरी फील्ड में प्लानिंग होती ही है। अब मीनिंग करते हैं। वॉट वी वॉन्ट टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं इन फ्यूचर में जो अचीव करना चाहते हैं, एंड हाउ, कैसे करेंगे वो। फॉर दिस वेरियस अल्टरनेटिव्स आर टू बी कंसिडर्ड एंड फ्रॉम दोज द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो हमें फ्यूचर की अगर हम अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है जो हमने प्लानिंग की है वो सक्सेस जाए। इसीलिए बिजनेस एंटरप्राइज क्या करते हैं, पहले तो 3-4 तरह से अलग अलग तरीके से प्लानिंग बना लेते हैं, फिर उनमें से एक तो बेस्ट अल्टरनेटिव चुनते हैं, दूसरा क्या करते हैं सब्सिडरी भी चुन लेते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, इसीलिए पहले से दूसरा प्लान भी रेडी रखते हैं। ठीक है, जैसे वैसे एग्जाम्पल लूँ, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब कितनी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी, वैसे ही इसीलिए जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंपनी का काम बंद पड़ा हुआ है, तो इसीलिए फ्यूचर अनसर्टन है, हमें पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए 2 प्लान कंपनीज एंटरप्राइजेस बिजनेस एंटरप्राइज जो होते हैं रेडी रखते ही हैं, जैसे फ्यूचर में कुछ भी हो तो हम अपने एंटरप्राइज को प्रॉब्लम से बचा पाएँ। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग समझ में आई होगी। अभी हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर कैरेक्टराइजेशन। ये पूरे पेज की बेहतर है, निकाल दो फिर आराम से बैठ के लिखो। अच्छा, अभी ये कैरेक्टराइजेशन भी
लिख दो, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंस भी निकाल दो। अब मैं चालू कर रही हूँ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर थियरी, उनके हिसाब से फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट्स पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो, ठीक है। प्लानिंग की जो डेफिनेशन है जॉर्ज आर थियरी के हिसाब से फंक्शन प्लानिंग के फंक्शन क्या होते हैं? अजम्पशन करना, पहले से अपने मन में धारणाएं रखना, सोच लेना, फिर इससे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाना और स्टेप बाय स्टेप बनाना, और जो स्टेजेस जो हमने बनाई हैं उसे फॉलोड करना, ठीक है। फॉलो करेंगे तो गोल अचीव होगा। अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर हमने मीनिंग पढ़ी, अब डेफिनेशन पढ़ी। 5 मार्क्स में आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो पूछा हो वो, ठीक है। 5 मार्क्स और लास्ट में कंक्लूजन। ये फुल 5 मार्क्स का स्ट्रेटजी है। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक आपने भी तीनों दिन निकाल दिया ना, वो लेते दो भले, फिर आराम से समझो या समझते फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस। थोड़ी पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था इन एवरी फील्ड, इसी तरह से यूनिवर्सल प्रोसेस प्लानिंग ऐसा काम है हर जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि खाली बिजनेस एंटरप्राइज ही करते हैं, फार्मिंग हो, एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्लानिंग जो है हर जगह पे काम आता ही है। अगर हमारे घर में किसी की वेडिंग है तो उसके लिए भी तो प्लानिंग करते हैं ना, किसी की बर्थडे पार्टी है उसके लिए भी करते हैं, एग्जामिनेशन आते हैं तभी भी प्लानिंग करते हैं, इसलिए यूनिवर्सल प्रोसेस है। फिर आगे है प्राइमरी फंक्शन। अगर आपको याद हो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शन थे पोस्ट कोर पे जो मैंने नाम भी बताया था, तो फर्स्ट होता है प्लानिंग, इसलिए प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग, किसका? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। अब देखो प्लानिंग जब की जाती है तो ऐसे नहीं बस फटाफट 1-2 मिनट में या 1-2 घंटे में हो गई, नहीं, कॉन्शियसली की जाती है, शांत दिमाग से, बहुत सारे मैटर्स को कंसीडर करके, सोच के, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, डेटा बहुत सारी बना के फिर बनाई जाती है। आया समझ में? जो प्लानिंग अनकॉन्शियसली होती है वो सक्सेसफुल नहीं जाती। अब नेक्स्ट है फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़े पहले मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जो है हमें इस तरह से करनी चाहिए, अगर एक प्लान जो है हमारा फॉलो नहीं होता तो दूसरा प्लान हम कंटिन्यू कर पाएँ, 2 प्लान बनाने चाहिए, तो उसे ही बोला जाए फ्लेक्सिबिलिटी। सपोज बिजनेस में 2 फैक्टर मेन अफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में सपोज मशीन ख़राब हो गई, अब रिपेयरिंग हो नहीं रही है, जब तक न्यू मशीन आए, जब तक रिपेयरिंग आए तो काम बंद रखना पड़ेगा, तो उससे लिए कुछ पहले से ही सोचने रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्लानिंग। सपोज लेबर जो है हमारे लेबरर्स स्ट्राइक पे चले जाएं तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, देखो इंटरनल में आते हैं लेबरर और मशीन, और एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में आते हैं जैसे टैक्सेस का पर्पस हुआ, या बहुत बार होता है ना नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से भी हो जाता है, बिजनेस पे इफेक्ट करता है, तो ये सब सोचते ही बिजनेस की प्लानिंग की जाती है, उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत बार टैक्सेस से रेट बढ़ जाते हैं, या टैक्सेस से रेट नहीं भी बढ़े हो फिर भी रॉ मटेरियल जो है स्कैर्सिटी होने की वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। मतलब पहले से ही सोचना पड़ता है, अगर हमने बिना जांच पड़ताल कर दिया तो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं पर हमें फॉलो जो है फ्यूचर तक तो वो करना ही है, इसलिए फोरकास्ट करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। बिना फोरकास्ट से जो है प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती। नेक्स्ट है 7 लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स मैंने समझाया क्यों बनाई जाती है। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स इसलिए बनाई जाती है, एक तो मैंने बताया एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा, और लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव में ये भी शामिल होता है कि सपोज़ हमें जो गोल अचीव करना है उसके लिए कौन से छोटी बातें ध्यान रखनी है वो भी। जैसे अगर हमें बड़ी फार्म बनानी है तो लेबर कहाँ से आएंगे, लेबर का इंतज़ाम,
लेबर तो चलो आ गए, उनको ट्रेनिंग था, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई तो उनको डेवलपमेंट देना पड़ता है। तो बहुत छोटे छोटे मैटर जो हैं रखते हैं इम्पोर्टेंट, इसीलिए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारा कंसर्न्ड विद फ्यूचर, यस राइट है, कंसर्न इन द फ्यूचर, इसलिए जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो फ्यूचर का गोल अचीव करने के लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर को ध्यान में रखते ही करना पड़ता है। अब देखो सपोज आप 9 मंथ चल रहा है, आपको जैन की स्टार्टिंग में जब बहुत सारी ठंडी होती है तब सपोज कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो बाहर जाना है तो आप अगर 9 मंथ में टिकट करवा रहे हो तो आप टिकट कराते वक्त क्या ध्यान दोगे कि जैन में मुझे जाना है, ठंडी होती है, तो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ की ठंडी या जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की ठंडी मेरे पे सूटेबल होगी, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, प्रेजेंट में फ्यूचर का सोचा, चलो मुझे सूट हो भी जाए तो मुझे कौन से टाइप के कपड़े लेके जाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी जो होनी, कितने क्लोथ्स जो है होने चाहिए मेरे पास वहाँ पे रहने के लिए, अगर वहाँ पे बहुत सारी ठंडी है। तो आया समझ में, कंसर्न विद फ्यूचर क्यों बोला मैंने, इसीलिए बोला क्योंकि हम प्रेजेंट में फ्यूचर का एस्टिमेशन कर देते हैं कि फ्यूचर में ये सब हो सकता है, तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करें। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ा यूनिवर्सल प्रोसेस, फिर पढ़ा प्राइमरी फंक्शन, फिर पढ़ा हमने कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, फिर पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी, फिर पढ़ा हमारा नेक्स्ट अच्छा प्रिसाइज रह गया, राइट। तो प्रिसाइज मतलब जो भी डेटा हमने अचीव की है, हासिल की है डेटा, हमने रिसीव तो कर ली डेटा। अब अगर आप प्लानिंग का स्टेप हो जाए, दूसरे स्टेप पे है हम, फिर से हमें प्लानिंग के स्टेप देखने हैं, तो हम इतनी सारी डेटा फिर से पढ़ेंगे तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसीलिए प्लानिंग का पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको प्रिसाइज किया जाता है, जैसे बार बार हम रिमाइंड कर पाएँ। आया समझ में, जो मेरा रह गया था समझाने। फिर आया फोरकास्टिंग, एसेंशियल फोरकास्टिंग करना ज़रूरी है। फिर आया लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, फिर कंसर्न विद फ्यूचर। आई होप आपको ये 8 जो है समझ में आ गए होंगे। अगर 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये इससे 6 पॉइंट चार्ट में बना के लिखना और हर एक हेड पॉइंट के अंदर सिर्फ 2 या 2.5 लाइन लिखना। इतना लिखने का टाइम नहीं होता है, पेपर लेंथी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो 3 है वो भी कर लेते हैं। 9th नंबर है कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। सपोज हमने प्लानिंग बना दी और वो एक गोल अचीव हो गया तो क्या बिजनेस एंटरप्राइज बंद कर देंगे, नहीं। प्लानिंग कंटिन्यूस है, एक गोल अचीव करने के बाद दूसरे गोल सेट किए जाते हैं, फिर प्लानिंग जो है की जाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूस है, कभी भी जो है प्लानिंग स्टॉप नहीं होती। अब नेक्स्ट है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब कि प्लानिंग जो है हम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही प्लानिंग नहीं होती। जैसे बिजनेस वाली बात बताई मैंने, अगर आप 9 मंथ चल रहा है और आपको फर्स्ट मंथ में जाना है, ठीक है, तो आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको जाना है, इसलिए आप अभी से ही जो है प्लानिंग कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्टिव है जाना, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। अब जब हम प्लानिंग करते हैं बहुत सारे डिसीजन इंपॉर्टेंट लेने पड़ते हैं और वो इम्पोर्टेंट डिसीजन इसलिए होते हैं क्योंकि फ्यूचर में जो है इसका इफ़ेक्ट हमें पता चलता है। अभी तो हम डिसीजन ले लेंगे पर इसका रिजल्ट जो होता है फ्यूचर में पता चलता है, तो इसलिए ध्यान से लेने पड़ते हैं बहुत सारे डिसीजन, ठीक है। तो ये 11 थे, आपको 6-8 याद रखने हैं। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आए तो 6 भी बहुत हैं। एक एक्स्ट्रा इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम में 1 भूल जाओ तो फिर भी 5 आपको याद होंगे, ठीक है। तो इनमें से जो आपको याद पड़े 6 तो मिनिमम याद करना ही, अगर याद कर पाओ ज़्यादा तो 8 करना ही। बहुत बार 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, या बहुत बार ऐसे भी होता है 1 मार्क्स 2 तरह से आता है, या तो MCQ में आता है पूरी मीनिंग लिखी होती है, आपको खाली इसका नाम देना है, जहाँ तो 1 मार्क्स में आता है कि प्लानिंग कौन सा जो है प्रोसेस है तो कंटिन्यूस है, यहाँ ऐसे लिखते लिखा कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है तो आपको एग्जाम्पल लेके बताना है कैसे है, ऐसे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस पे चल रहे हैं हम। इम्पोर्टेंस अब देखो फर्स्ट जो है एक्टिविटीज़ इज सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ इन सिस्टमेटिक मैटर। देखो अब
कैरेक्टराइजेस जो पढ़े ना और इम्पोर्टेंट, इनमें डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था। कैरेक्टराइजेस मतलब वो काम होना ही चाहिए तभी हम उसे प्लानिंग बोलेंगे। इम्पोर्टेंट मतलब इससे फ़ायदे हैं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे जो हैं मिलने वाले हैं। अब फर्स्ट है एक्टिविटीज़ इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक मैनर एक्टिविटीज़ होंगी अगर हमारी पहले से प्लानिंग की हुई है, तो हम आगे के प्रोसेस जो है आराम से कर पाएंगे और सिस्टमेटिकली कर पाएंगे। अगर हम पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, एग्जाम से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, एवरीडे हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या है हमारा कि हम एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो है फ्री माइंड से जो है पढ़ पाएंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ पाएंगे। ये जैसे एग्जाम्पल था, ठीक है। ये बिजनेस एंटरप्राइज भी करते हैं, ना कि सिर्फ जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सीखा है प्लानिंग जो है एवरी फील्ड के लिए यूज़फुल है। अब नेक्स्ट है अवॉइड्स वेस्टेज। आपको पता होगा रॉ मटेरियल में से जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं इनके बीच में बहुत सारी वेस्टेज होती है। अगर प्लानिंग पहले से की हुई हो तो वेस्टेज पे जो है कंट्रोल आता है। नेक्स्ट है रिड्यूस अनसर्टनिटीज़। अनसर्टनिटीज़ मतलब कि फ्यूचर में क्या है हमें पता नहीं है। अगर हम पहले से ही सोच लें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सोच लें, सपोज़ हम जिस चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हैं उससे रॉ मटेरियल के बारे में सोचें कि अभी सी कि प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए और मे भी फ्यूचर में इससे प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, तो उस हिसाब से ही हम प्रेजेंट में खरीद करने वाले हैं। तो फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ जो है रिड्यूस की जा सकती है प्लानिंग से। अनसर्टनिटी मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं है, पर हम रिड्यूस तो कर सकते हैं ना पहले से प्लानिंग करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारी टाइम लीड्स टू प्रोसीजर। अब देखो अगर हमें पहले से ही पता है प्लानिंग में ये स्टेप के बाद ये करना है तो हम प्रोसीजर जो है अपना कर पाएंगे, राइट ना। प्रोसीजर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कर पाएंगे। अगर हमारा गोल ही डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे अपना जो है काम कर पाएंगे। जो फील्ड आधे में ही बंद हो जाती है। आया समझ में। प्लानिंग अगर गोल अचीव है उसके बाद भी अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो गोल अचीव नहीं होगा। लीड्स टू प्रोसीजर की मीनिंग है कि अगर पहले से ही पूरी डेटा बनी हुई हो तो हम एक प्रोसेस के बाद दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम करते हैं अपना यूज़फुल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये तो उधर भी करते आए थे, इजी है कि ऑब्जेक्टिव मेन तो बात वही है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम प्लानिंग करते हैं, सब इसी के लिए तो करते हैं। ऑब्जेक्टिव की मीनिंग ये है किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट के लिए, किसी का सोशल समाज के लिए होता है। आया समझ में। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट जो है स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन। अब हमने सीखा था मैनेजरियल डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, परचेज का, सेल का, ट्रेनिंग का और रिसर्च का। अदर प्लानिंग की भी होगी। प्लानिंग में पहले ही बताया गया होगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने जो है एम्प्लॉयज़ चाहिए, इतने जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, इतनी सेल हमें करनी है, इतनी परचेज करनी ही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है प्लानिंग अगर बनी हुई हो तो स्मूथनेस आती है दूसरे भी मैनेजरियल फंक्शन में। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय कोऑपरेशन। अगर हम पहले ही सोच लें कि एम्प्लॉयज़ की जो है रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने एम्प्लॉयज़ की, उनकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर क्या होता है उनके बीच में क्वारल्स झगड़े नहीं होते और काम इजीली पूरा हो जाता है। 8 नंबर है हमारा इफ़ेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो हम जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कंट्रोल, हमने ये भी सीखा था कि कंट्रोल जो है लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है। और हाँ, आगे इस पे चैप्टर भी आने वाला है। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल में क्या किया जाता है, प्लानिंग में जो भी सोचा हो तो उससे मैच किया जाता है कंट्रोल में कि उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, और एम्प्लॉयज़ हो या सबॉर्डिनेट उनके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब अगर हमें पहले से ही पता है हमारा इतना काम है, इतना टाइम चाहिए, अगर इतने टाइम में नहीं किया तो हमारी पूरी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन हम जो है बनाते रखते हैं
बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में। अगर आपको पता चलता है कि 8th मंथ में एग्ज़ाम्स है, अगर आपने प्लानिंग की है ना, नोटबुक पे लिखा है एक दिन में मैं ये करने वाली हूँ, तो आपको पता है कि 8th मंथ में आपका वो सब हो जाएगा। बट अगर आपने पेज पे नहीं लिखा और सोच लिया बस मंथ है ना मैं अपने हिसाब से पढ़ूँगी, लिख नहीं रही, तो नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, हम जब नोटबुक में लिखते हैं तो डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमें कितने पेपर जो है हार्ड लगते हैं, कितने इजी लगते हैं, तो इस हिसाब से जब भी प्लानिंग की भी होती है तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है रहता ही है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस में। फर्स्ट रिड्यूस फर्स्ट एक्टिविटीज़ इन सिस्टमेटिक मैनर, सेकंड अवॉइड वेस्टेज, थर्ड रिड्यूस अनसर्टनिटीज, फोर्थ लीड्स टू प्रोसीजन, फिफ्थ है यूजफुल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिक्स नंबर समटाइम इन अदर मैनेजरियल फंक्शन, सेवन्थ है एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन, एट्थ है इफेक्टिव कंट्रोल, 9 है कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज़। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर और लाइक ज़रूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप मुझे रिटर्न भी कर लेना। और इससे बाद जितनी भी वीडियोस मैं डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ, ज़रूर रिटर्न करना। और इससे पहले जो भी ओसी के पहले चैप्टर की मैंने वीडियोस डाली हैं, आपने ज़्यादा रिटर्न नहीं किया है तो रिटर्न कर लेना और आपका इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई होप आपके जो है पूरे चैप्टर जो हैं, फर्स्ट चैप्टर हो या गुजराती के चैप्टर्स हो या ओसी का पहले चैप्टर हो या तो इको का हमने थर्ड चैप्टर दिया था, है ना, तो जितने भी चैप्टर हैं अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से मेरे साथ करते जा रहे हो। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको मुझे बताना है कि जो मैंने पॉइंट्स करवाई कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस किसी प्लानिंग की, तो आपको वीडियो को रिवाइंड नहीं करना है और आपने नहीं लिखा हो, मैं ऐसा मानते चल रही हूँ, तो बताना है जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक, उससे कोई भी बताने हैं आपको। देखो मैं याद है कि नहीं, कमेंट में लिखना है ज़रूर। और इम्पोर्टेंस की 2 पॉइंट, और आपको जो है अगर लग रहा है कि हाँ मुझे 2 भी याद नहीं रही हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।